हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डाइस को। डाइस मतलब पासा। ठीक है, तो देखो बोस, डाइस सभी ने देखी हुई है अपने बचपन में, क्योंकि हम नॉर्मली जिस बैकग्राउंड से हैं, हम गांव में क्या करते थे, सांप सीढ़ी लूडो के गेम्स खेलते थे, तो उसमें डाइस यूज होती थी। ठीक है, तो डाइस सभी ने देखी हुई है। ठीक, तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे, डाइस क्या होती है। जैसे हम लोग बचपन में इसको खेलने के लिए यूज करते थे, ऐसे ही आज हम इसको सीखेंगे, इसके रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे डाइस के, और खेल खेल में देखना हम सब कुछ सीख जाएंगे, और इसके बेसिक क्वेश्चंस भी करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, और ट्रिक्स के साथ में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। ठीक है, तो डाइस क्या होती है? डाइस एक क्यूब के शेप में होती है। ठीक है, डाइस क्या होती है? एक क्यूब के शेप में होती है। ठीक, अब क्यूब में एजेस क्या होते हैं? ये जो किनारे होते हैं, किनारे, इन किनारों को क्या बोला जाता है? एज। ठीक है, ये जो कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पे तीनों लाइनें मिलती हैं, इनको क्या बोला जाता है? कॉर्नर्स। और जो ये हैं, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? फेस। ठीक है, इनको फेस बोला जाता है। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चंस पुट करता हूँ कि इस डाइस के अंदर कितने कॉर्नर्स हैं, कितने एजेज हैं, और कितने फेस हैं। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए, अगर नहीं पता है आपको तो हम लोग इसको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब एक्चुअल में डाइस होती तो इस शेप के, क्यूब की शेप की है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको इस तरीके से दिखाया गया है। ये डाइस है, कंप्लीट डाइस ये डाइस है आपके पास में। ठीक है, अब इस डाइस में क्या होता है कि जब आप इधर से देख रहे हो, इस कॉर्नर के ऊपर से देख रहे हो आप, तो आपको एक ये फेस दिखाई देता है, एक ये फेस और एक ये फेस, और पीछे के तीनों फेस दिखाई नहीं देते। तो मैक्सिमम आप जब भी डाइस में देख पाते हो तो आपको 3 फेसेस दिखाई देते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर क्या करता है कि इन्हीं 3 फेसेस से आपको पूछता है। ठीक है, तो इनको मैंने मार्क किया हुआ है। कैसे? इस फेस को मैंने बोला ये है टॉप। ठीक है, इसको राइट, इसको फ्रंट, और ये टॉप के बिल्कुल नीचे क्या हो जाएगा? बॉटम। ठीक है, ये मैंने बनाया नहीं, अगर आप इसमें देखते हो सेम ये मैंने यहाँ से किया है, इसमें देखते हो तो ये क्या होगा? बॉटम होगा। ठीक है, अब ये राइट है तो इसके बिल्कुल अपोजिट में क्या होगा? राइट के बिल्कुल अपोजिट में क्या होगा? लेफ्ट। तो ये वाला फेस है, ये फेस क्या होगा? लेफ्ट फेस होगा। लेकिन ये इसमें हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, ऐसे ही ये फेस क्या है अपने पास में? फ्रंट फेस है। तो फ्रंट के बिल्कुल अपोजिट में क्या होगा? बैक फेस होगा। तो ये जो फेस है, ये फेस क्या होगा? बैक फेस होगा। ठीक है, तो नॉर्मली जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चंस आपको इस शेप में दिखाए जाते हैं। ठीक है, या फिर इस शेप में दिखाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? एक फेस ये है, एक फेस ये, एक फेस ये। तो एग्जामिनर आपको 3 फेसेस दिखाता है। ठीक है, और उन 3 बेसिस की इंफॉर्मेशन पे आपसे आगे के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। उससे पहले डाइस कितने टाइप की होती है? डाइस 2 प्रकार की होती है, स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब ये क्या चीज़ होती है? स्टैंडर्ड का मतलब मानक, और डाइस का मतलब पासा। तो ये क्या है? मानक पासा है, और ये क्या हो गया? उसका मानक पासे का उल्टा हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि मानक पासा क्या होता है। ठीक है, मानक पासे का मतलब ये है कि जो पासा आप लोग यहाँ यूज कर रहे हो या कहीं भी वर्ल्ड में यूज कर रहे हो, वो सब जगह सेम आता है। मतलब उसकी कुछ प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी उस पासे की। तो मानक पासा जो माना गया है, उस पासे में ये होता है कि जो अपोजिट फेसेस होते हैं, उन अपोजिट फेसेस का सम क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कैसे। अब मान लेते हैं ये फेस है, ये डाइस है अपने पास में, और इस डाइस में अगर मान लो मैं इस फेस पे 1 लिखता हूँ, तो स्टैंडर्ड डाइस अगर होगी तो 1 के जो अपोजिट फेस होगा उसमें क्या होना पड़ेगा? 6। ठीक है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डाइस होती है उसमें जो अपोजिट फेस होते हैं, ठीक है,
अपोजिट फेस मतलब जो आमने सामने के फेसेस हैं, ठीक है। तो जो अपोजिट फेस होते हैं इनका सम कितना आना चाहिए, 7, ठीक है। तो जब यहाँ पे अगर 6 लिखा है मैंने, तो इसके जो अपोजिट फेस होगा उस पर कितना उनका 1 होगा, तभी तो 7 मिलेगा हमें, ठीक है। अगर मान लो इस फेस के ऊपर 3 है, तो इसके सामने वाले फेस के ऊपर कितना होगा 4, क्योंकि 3 के सामने 4 को होना पड़ेगा, तभी तो क्या आएगा सम 7। ऐसे ही अगर मान लो ये फेस अपने पास में, ठीक है, और इस फेस के ऊपर में अगर 2 होता है, तो जो ये पीछे वाला फेस है इसके ऊपर कितना होना पड़ेगा, इसके ऊपर कितना होना पड़ेगा 5, तभी तो 7 आएगा। तो स्टैंडर्ड जो डाइस होती है उसमें जो अपोजिट फेस होते हैं, एक दूसरे के सामने वाले फेसेस जो होते हैं उनका सम कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। इसको हमेशा क्या करेंगे, हम याद रखेंगे, यही होती है स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। फिर नेक्स्ट आती है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। अब मान लो इस डाइस के ऊपर 1 से 6 तक के नंबर हैं और हमें क्या दिखाया है एग्जामिनर ने, सिर्फ ये 3 फेसेस दिखाए हैं। अब हमसे पूछा गया है कि बाकी के 3 फेसेस क्या होंगे, ठीक है। तो अब आपको पहले तो यही पता करना होता है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में जो डाइस है वो स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। अगर डाइस स्टैंडर्ड होगी, अगर डाइस स्टैंडर्ड होगी तो इसमें अपोजिट फेस का सम कितना होगा 7, ठीक है, अगर स्टैंडर्ड होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया है और उस डायग्राम में किसी भी 2 फेसेस का सम अगर 7 आ जाता है, जैसे इस केस में है कि इन 2 का सम कितना आएगा अपने पास में 8, ठीक है, और इन दोनों का सम कितना आएगा अपने पास में 7, ठीक है, और इन दोनों का सम कितना आएगा अपने पास में 9, ठीक है। तो ये यहाँ पे 7 नंबर आ गया। इसका मतलब जो हमें डायग्राम दिया हुआ है, एग्जामिनर ने दिया है, उस फेसिस पे क्या आ गया अपने पास में 7 आ गया है। और इसका मतलब क्या है, जब अगर गिवन फेसिस पे सम 7 आने का मतलब है नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। तो इसका मतलब ये मानक पासा नहीं है, क्योंकि जब जो मानक पासा कब होता, जब अपोजिट फेस का सम 7 हो। अब यहाँ पे अपोजिट फेस ना होके जो फेस एक दूसरे के साथ में है उनका सम कितना आ गया 7 आ गया है, ठीक है। तो उनका सम जब अपने पास में 7 आ गया तो इसका मतलब ये क्या है, डाइस नॉन स्टैंडर्ड है। देखो जैसे कैसे था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये डाइस अपने को गिवन है और इस डाइस में इस डाइस में इस फेस का नंबर 4 है और इस फेस का नंबर 3 है। तो मतलब इन दोनों का जो एडजेसेंट है, साथ साथ वाले फेस हैं, उनका सम क्या आ गया अपने पास में 7 आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो अब आप इजीली डाइस को देख के बता सकते हो ये स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। अगर डाइस स्टैंडर्ड है, मानक पासा है, तो आपसे अपोजिट फेस का सम पूछा जाता है, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे कि 7 सम दिखा दोगे। अगर 6 के अपोजिट पूछा जाता है तो हमेशा क्या होगा 1 होगा, 3 के अपोजिट हमेशा 4 होगा और 2 के अपोजिट हमेशा 5 होगा, क्योंकि सम 7 होना चाहिए। लेकिन अगर जो उसने डायग्राम दिया है और उस डायग्राम में अगर साथ साथ वाले फेसेस का सम क्या आ जाता है 7 आ जाता है, तो इसका मतलब वो क्या है, नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक। चलो आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल से। अब इस एग्जाम्पल में बताओ ए और बी 2 डाइस हैं, ठीक है, और डाइस के दो डाइस हैं, आपको बतानी है कौन सी स्टैंडर्ड है और कौन सी नॉन स्टैंडर्ड है। अब देखो इस डाइस में देखते हैं, इस डाइस में 2 + 5 कितना हो गया, दोनों का सम 7, ठीक है। अगर आपको मान लेते हैं ये सम 7 है या फिर ये कैसे भी अगर इन 3 नंबर्स का सम 7 आ जाता है तो इसका मतलब वो डाइस क्या है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। और अगर इनका सम 7 नहीं आता है तो इसका मतलब वो डाइस क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। देखते हैं इस क्वेश्चन में,
अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो इन दोनों का सम क्या आता है 4, इन दोनों का सम कितना आता है 3 और इन दोनों का सम कितना आता है 5। तो इसका मतलब इनके जो एडजेसेंट फेस हैं उनका सम कभी भी क्या है 7 नहीं है। 7 नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड डाइस अगर है तो अब इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 3 के अपोजिट क्या होगा तो आप डायरेक्ट बता सकते हो सर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो 3 के अपोजिट कितना होना पड़ेगा 4 को होना पड़ेगा, तभी तो सम कितना बनेगा 7। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे पूछता हूँ 1 के अपोजिट कितना होगा तो फिर से आप बोलोगे सर ये एक स्टैंडर्ड डाइस है तो 1 के अपोजिट 6 को होना पड़ेगा, तभी तो इनका सम 7 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप 2 के अपोजिट भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर फिगर 1 में देखते हैं हम तो यहाँ पे क्या है कि ये दोनों 2 और 5 मिलके 7 बना लेते हैं, तो जो फिगर गिवन है उसी में 7 बन गया है, तो ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। इस केस में हम नहीं बता पाएंगे एक फिगर से कि इनके अपोजिट फेसिस पे क्या आएगा, तो इसलिए क्वेश्चन में आपको और ज़्यादा जानकारी गिवन होगी तभी आप आगे बता पाओगे। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन से फिर देखते हैं हम लोग क्या गिवन है क्वेश्चन में। इफ 2 इज इन टॉप, ठीक है, इफ 2 इज इन टॉप विच पॉइंट विल बी फाउंड टू द नेबरिंग सरफेसिज। ये कह रहा है कि ये डायग्राम दिया हुआ है आपको और अगर कहता है कि ये 2 जब टॉप पे आएगा तो इसके नेबरिंग सरफेसिस पे क्या होगा, जो जो सरफेसिस इसके साथ में होंगे उन पे क्या होगा। तो एक्चुअल में जो डाइस है, एक्चुअल में डाइस ऐसी होती है, ठीक है, एक्चुअल में ये डाइस होती है, लेकिन एग्जामिनर ने हमें क्या दिखाए हैं, ये 3 फेसेस दिखाए हैं। और अब क्वेश्चन में पूछा है एग्जामिनर ने अगर यहाँ पे सॉरी अगर इस फेस पे 2 होता तो इसके जो साथ में फेसेस हैं उन पे क्या होगा, तो इसके साथ में कितने फेसेस हैं पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो ये अगर टॉप है तो एक इसके साथ में ये फेस है, एक इसके साथ में ये फेस है, एक इसके साथ में ये पीछे वाला फेस है, जो ये फेस है ये भी तो इसी के साथ में है, और एक इसके साथ में ये फेस है। तो इसका मतलब 2 के साथ में कितने फेसेस है अपने पास में 4 फेसेस हैं। ठीक है, तो हमें क्या नंबर बताने, 4 नंबर बताने हैं। तो अगर ये इस डायग्राम में देखते हैं 2 यहाँ पे गिवन है, अब इसको अगर हम रोटेट करते हैं थोड़ा सा तो ये क्या चला जाएगा 2 पर चला जाएगा। तो 6 इसके एडजेसेंट में यहाँ दिया हुआ है, 4 भी इसके साथ में दिया हुआ है, तो इसके आंसर में क्या होना पड़ेगा 2 नंबर्स तो यही होंगे। ठीक है, तो 2 नंबर्स क्या होंगे 2 के साथ में 6 और 4, तो इसका मतलब जिस ऑप्शन में 6 और 4 नहीं है वो तो हो ही नहीं सकते। तो आप ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी में क्या है, ऑप्शन बी में 6 नहीं है, 6 नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। डी ऑप्शन में भी देखो, डी ऑप्शन में क्या नहीं है 4 नहीं है, तो डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। अब देखते हैं अपने पास में ए ऑप्शन में भी 4 है और 6 है, ठीक है, और सी ऑप्शन में भी क्या है अपने पास में 4 और 6 हैं। लेकिन आप देखो कि इनमें किसी भी सरफेस के जो साथ में हैं इनका सम क्या है, इनका सम कभी भी 7 नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो 6 और 2 8 और 6 और 4 10 और 4 और 2 6, तो इसका मतलब इसमें कभी भी 7 नहीं बना है, तो ये क्या है एक स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस है तो इसका मतलब 2 के अपोजिट क्या आएगा, अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो इसका मतलब 2 के अपोजिट क्या आएगा, 2 के अपोजिट 5 आएगा। तो इसका मतलब ये इस सरफेस पे अगर 2 है तो इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा। तो इसका मतलब 5 क्या है इसके नेबरिंग सरफेस में नहीं हो सकता है। तो ए ऑप्शन में क्या गिवन आपको 5 गिवन है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि 5 तो क्या है उसके अपोजिट फेस पे है, तो इसलिए 5 नहीं हो सकता है। तो इसलिए आंसर क्या अपने पास में
सी। ठीक है, समझ गए? ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डाइस कब होती है। कब स्टैंडर्ड डाइस होती है? स्टैंडर्ड डाइस के अपोजिट फेसेस का सम 7 हो। वो कैसे पता करेंगे? क्यों, वो जो डायग्राम आपको एग्जामिनर ने दिया है, उस डायग्राम में गिवन जो नंबर्स हैं, उन नंबर्स का कैसे भी सम साथ नहीं आना चाहिए, और अगर सम साथ नहीं आएगा तो वो क्या है? एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, अब हम पढ़ते हैं कुछ रूल्स। ठीक है, अगर आपको दो तरीके से फेसेस दिखाए हुए हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट डाइस नहीं है, एक ही डाइस को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखा गया है, तो इसका मतलब अगर ऐसे आपको कभी भी दिया हुआ हो, ये एक ही डाइस के दो डिफरेंट डिफरेंट फेसेस हैं, और उसमें जब भी कभी भी आपके दो फेस कॉमन हो, दो फेस कॉमन का मतलब है, देखो इसमें एक फेस पे 1 गिवन है, एक फेस पे 2 गिवन है, इसमें यहाँ पे 2 गिवन है, ये 1 गिवन है। जब भी कभी भी आपको ऐसे दो फेस कॉमन मिले, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो 3 के अपोजिट क्या होगा? 4। ठीक है, अगर ऐसे कभी भी आपको 2 फेस कॉमन मिलते हैं, तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो कि 3 के अपोजिट क्या होगा? 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे आपको एक डाइस को 4 डिफरेंट डिफरेंट एंगल से दिखाया गया है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये 4 डाइस नहीं है, ये एक ही डाइस को 4 डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 1 के अपोजिट क्या होगा। ठीक, तो हमें क्या करना है? 1 के अपोजिट पूछा गया है। आप देखो, जो ये है, ये फिगर है और ये फिगर है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिखाए गए हैं, इसमें देखो 5 है, 6 है, इसमें भी 5 है और 6 है। तो आपको बताया गया है रूल 1 में कि जब भी दो नंबर्स अगर कॉमन होते हैं, दो फेसिस पे नंबर्स कॉमन होते हैं, तो तीसरा फेस क्या हो जाता है? डायरेक्टली अपोजिट्स हो जाते हैं। तो इसका मतलब 1 के अपोजिट क्या होगा? 4। ठीक है, 1 के अपोजिट क्या होगा? 4। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट पता भी लग गया। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ठीक, अगर हम इन दो फिगर्स को लेके चलते, अगर हम इन दो फिगर्स को लेके चलते, तो इनमें क्या कॉमन है? इसमें 1 है, इसमें 5 है, इसमें 1 है, इसमें 5 है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 कॉमन है और 5 कॉमन है, तो इसका मतलब 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? बताओ, 2 का अपोजिट हो जाएगा यहाँ से अपने पास में 6। भाई 2 का अपोजिट आप बता सकते हो ना, 6 हो गया, क्योंकि ये कॉमन नहीं है, तो 2 का अपोजिट क्या हो गया? 6 हो गया है। ठीक है, तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। रूल 1 आपको समझ में आया? कभी भी दो फेस कॉमन हो, तो जो तीसरे फेस पे नंबर होते हैं, वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी सेम डाइस को दो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो जो दूसरे तरीके से दिखाया गया उसमें बी है, ए है, तो इसका मतलब सी के अपोजिट क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि सी और डी डिफरेंट है। ठीक है, बाकी के दो फेसेस तो कॉमन है, तो इसका मतलब सी के अपोजिट क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अब रूल 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं हम अपने अगले रूल के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट रूल में क्या कहता है कि जब भी आपके पास में एक फेस कॉमन हो, ठीक है, एक फेस का मतलब है कि एक नंबर सेम हो। ठीक है, जब भी कभी आपको ऐसा केस मिले, तो आप क्या करोगे? इन नंबर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखोगे। क्लॉकवाइज मतलब क्या होती है? कि घड़ी जिस डायरेक्शन में चलती है, तो अगर यहाँ पे घड़ी की सुइयाँ हैं 2 पे, तो वो 2 से कहाँ आएंगे? पहले 3 की तरफ आएंगी या फिर 1 की तरफ? घड़ी कैसे चलती है? घड़ी हमारी ऐसे चलती है। ठीक है, ठीक, ऐसे आएंगे। ठीक है, तो इन नंबर्स को क्या लिखेंगे हम? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, तो इन नंबर्स को हमेशा कैसे लिखना है हमें?
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, जब इन नंबर्स को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2, फिर उसके बाद 3 और 3 के बाद 1। ठीक है, अब जब सेकंड डायग्राम से देखते हैं, ठीक है, तो सेकंड डायग्राम से कैसे लिखोगे आप नंबर्स को, 2, उसके बाद 5 और उसके बाद में 4। ठीक है, तो अब ऐसा लिखने के बाद में आप डायरेक्ट बता सकते हो कि 3 के अपोजिट क्या है, 5 है, और 4 के अपोजिट क्या है, 1 है। तो यहाँ से आप देख के बता दोगे 3 के अपोजिट 5 है और 4 के अपोजिट क्या है, 1 है। अब अगर डाइस में 1 से 6 तक के नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, तो 3 के अपोजिट 5 हो गया, 1 के अपोजिट 4 हो गया, तो 2 के अपोजिट क्या है, बताओ भाई 2 के अपोजिट क्या है, तो 2 के अपोजिट ऑटोमेटिक क्या बच जाएगा अपने पास में, 6। ठीक है, तो जब भी कभी भी एक डाइस को दो डिफरेंट तरीके से दिखाया गया हो और उस टाइम पे अगर आपसे पूछा जाता है कि कॉमन अपोजिट फेस पे आप नंबर्स बताओ क्या होंगे, तो आप क्या करोगे, कॉमन नंबर को सबसे पहले लिखोगे और वहाँ से क्या करोगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना शुरू करोगे। सेम सेकंड फिगर में कॉमन नंबर को लिखोगे और उसके बाद में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे। ठीक है, तो ऐसे हम अपोजिट फेसेस के नंबर को पता कर सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया आपसे, एक डाइस के डिफरेंट फेसेस को दिखाया गया है। ठीक है, आप सबसे पहले देखो यहाँ पे कोई ना कोई आपको क्या मिलेगा, कॉमन नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे अपने पास में एक कॉमन नंबर है, क्या है वो कॉमन नंबर, सी इसमें भी है और सी इसमें भी है। तो हमने इस रूल में क्या सीखा है, इस रूल में हमने सीखा है कि हम सी से चलेंगे और क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे सी से, तो कैसे लिखा जाएगा, सी ए बी। ठीक है, और जब सेकंड फिगर के लिए हम लिखेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या आएगा, सी डी ई। ठीक है, तो इसका मतलब ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, ए के अपोजिट डी हो जाएगा और बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, बी के अपोजिट ई हो जाएगा। ठीक है, तो ए के अपोजिट क्या आ गया, डी, और बी के अपोजिट क्या आ गया, ई। ठीक है, ऐसे हम कॉमन नंबर्स को पता कर लेंगे। पहले कॉमन नंबर को देखेंगे, कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखने के बाद में इनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि अपोजिट फेस पे कौन सा नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने रूल 3 की तरफ। ठीक है, रूल 3 को देखो क्या लिखा हुआ है, ओनली वन फेस कॉमन बट इज ऑन डिफरेंट फेस इन 2 फिगर। आपको स्टेटमेंट पढ़ के समझ नहीं आया होगा क्या है स्टेटमेंट में। ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ क्या है। इसमें ये है कि 2 फिगर्स दिए हुए हैं आपको एक ही डाइस के अलग अलग तरीके से, लेकिन जो कॉमन नंबर है वो कॉमन नंबर क्या है, अलग अलग फेस पे है। इसमें यहाँ पे कॉमन नंबर 2 है, ये टॉप पे गिवन है, और यहाँ पे जो 2 है वो 2 कहाँ पे गिवन है, आपको राइट साइड में गिवन है। अब आपसे पूछा गया है कि अपोजिट फेसेस के नंबर बताओ, तो इसका क्या मतलब है, देखो कैसे करोगे अब इसको करने के लिए देखो फिर से वही है जो हमने सीखा है। यहाँ से कॉमन नंबर से क्या करोगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे। तो इसके लिए जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 2 3 1। ठीक है, और जब इसके लिए इस फिगर के लिए लिखोगे, सेकंड फिगर के लिए लिखोगे, तो कैसे लिखोगे आप, सेकंड फिगर के लिए भी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखोगे। तो जो कॉमन नंबर होता है उस कॉमन नंबर से ही लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इसमें कॉमन नंबर क्या था, 2, तो 2 से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो क्या आएगा अपने पास, 4 के बाद क्या आएगा, 5। तो अब इनमें कॉमन नंबर क्या होगा, सेम कॉमन नंबर से हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, अब आप बता सकते हो कि 3 के अपोजिट क्या आ गया है, 4, और 1 के अपोजिट क्या आ गया है, 5। ठीक है, ठीक, तो ऐसे आप बता सकते हो। ठीक है, 3 के अपोजिट क्या आ गया है, 4,
और 1 के अपोजिट क्या आ गया 5। ठीक है, तो ऐसे हम डिफरेंट अगर फेसिस दिए हुए हों और आपसे पूछा जाए अपोजिट फेसिस पे क्या होंगे, तो आप इन रूल्स से क्या कर सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको 3 फिगर्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों फिगर्स आपको एक ही डाइस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब आपसे पूछा गया है कि अपोजिट फेसिस के नंबर क्या होंगे। ठीक है, अब आपने तीनों रूल पढ़े हैं, आप बताओ क्या होंगे। देखो, सबसे पहले क्या करना, आपको कॉमन नंबर्स देखने हैं। ठीक, अब मान लेते हैं हम फर्स्ट 2 फिगर्स को ही लेते हैं। ठीक है, इन 2 फिगर्स को लेते हैं। तो इन 2 फिगर्स में कॉमन नंबर क्या है, जिसमें 1 2 3 है, इसमें 3 4 6 है। तो क्या कॉमन नंबर अपने पास में यहाँ पे 3 क्या है, कॉमन नंबर है। अब यहाँ पे 3 कॉमन नंबर है, तो हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि 3 से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। तो 3 से जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो 1 और फिर उसके बाद में 2। ऐसे यहाँ पे इस फिगर में जब 3 से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 से जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या मिलेगा 6, फिर उसके बाद में अगेन 4। ठीक है, तो इसका मतलब 1 के अपोजिट फेस पे क्या आएगा 6 और 2 के अपोजिट फेस पे क्या आएगा अपने पास में 4। ठीक है, यही है। ठीक, इसके बाद में अब क्या एक नंबर रह गया 3। 3 के अपोजिट फेस पे बताना है भाई। 1 के अपोजिट 6 हो गया, 2 के अपोजिट 4 हो गया, तो 3 के अपोजिट क्या होगा ऑटोमेटिक, बताओ। 3 के अपोजिट आएगा 5, क्योंकि 5 नंबर ही तो बचा है अपने पास में, ये इस डायग्राम से देख सकते हैं। और अगर कोई फर्स्ट 2 डायग्राम्स को नहीं लेता है, कोई इन दोनों डायग्राम्स को ले लेता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनमें कॉमन नंबर क्या है, इनमें 6 है, वो कॉमन नंबर है। तो यहाँ पे लिखो, 6 से लिख के देखो 4 और उसके बाद में 3, यहाँ पे लिखो 6 से लिखोगे तो क्या लिखोगे 6 2 5, क्योंकि हमने क्या किया, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा है। अब यहाँ से भी आप कंपेयर करके देख सकते हो, 4 के अपोजिट क्या है 2, 3 के अपोजिट क्या है 5, यहाँ से भी क्या आया था 2 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 4। ठीक है, यहाँ से भी मैंने बताया था 3 के अपोजिट क्या होगा 5 हो जाएगा, ऐसे यहाँ 3 से अपोजिट 5 आ गया है। तो आप किसी भी 2 फिगर्स को कंपेयर करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो। वो आपको एग्जाम में देखना है कि किस फिगर की सहायता से आप जल्दी से आंसर पता कर सकते हो। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको हो सकता है कि नंबर्स ना मिलें, ABCD ना मिले, कुछ सिंबल्स दे सकता है, क्योंकि वो तो एग्जामिनर की मर्जी पे है ना कि एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है आपसे। ठीक है, तो एग्जामिनर ने आपको ऐसे सिंबल्स दे दिए और आपसे पूछा है कि डिवाइड के सामने क्या होगा, ट्रायंगल के सामने क्या होगा, प्लस के सामने क्या होगा। ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अब आप देखो, ये आपके पास में एक ही डाइस के 4 डिफरेंट एंगल से दिखाया गया है उसी डाइस को। तो अब आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं मैं इस डाइस में पहले 2 डायग्राम्स को ही लेता हूँ। ठीक है, इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें O है, इसमें भी O है। तो इसका मतलब रूल नंबर 1 क्या कहता था, रूल नंबर 1 ने हमें बताया था कि अगर 2 फिगर्स में 2 फेस सेम हो तो तीसरे फेस क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। तो इसका मतलब डिवाइड के सामने वाले फेस पे क्या होगा, अपोजिट फेस पे माइनस। ठीक है, सेम अगर हम यहाँ पे लास्ट के 2 फिगर्स में देखते हैं तो लास्ट के 2 फिगर्स में कॉमन नंबर क्या है, डिवाइड है एक तो, और एक क्या है यहाँ पे प्लस। इसका मतलब ये दोनों फेस कॉमन हो गए यहाँ पे। तो रूल 1 के अकॉर्डिंग ओ के सामने क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के सामने यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ। ठीक है, अब ऑटोमेटिक प्लस के सामने क्या बच गया अपने पास में, बताओ। प्लस के सामने अपने पास में बच जाएगा क्रॉस। ठीक है, ये आप
कैलकुलेट भी कर सकते हो, या फिर हमने डायरेक्ट इसको बता दिया, क्योंकि जो नंबर बच गया वही अब प्लस के सामने होगा। ठीक है, तो ऐसे हमें क्वेश्चंस को करना है। अब आपको ये देखना है कि क्वेश्चंस में कौन सा रूल लग रहा है या कौन से दो फिगर्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक डाइस के 3 डिफरेंट व्यूज़ दिखाए गए हैं और आपसे पूछा गया है अपोजिट टू ए। आपको बताना है कि ए के अपोजिट फेस पे क्या होगा। ठीक है, अब हम अगर देखते हैं पहले दो फिगर्स को कंपेयर करके देखते हैं। इसमें डी है, इसमें ए है, इसमें भी ए है। इसका मतलब बी के अपोजिट क्या होगा, एफ। भाई बी और एफ क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो अगर बी और एफ अपोजिट हैं तो ए के अपोजिट क्या है, बी हो नहीं सकता। तो ये तो बिल्कुल हो नहीं सकता है अपने पास में। ठीक है, अब अगर हम इन दो फिगर्स को कंपेयर करते हैं, फर्स्ट और 3 फिगर को कंपेयर करते हैं, तो फर्स्ट फिगर में क्या है, यहाँ पे ए है, तो इस फिगर में भी ए है, और यहाँ पे बी है, तो इस फिगर में बी है। तो इसका मतलब डी के अपोजिट कौन होगा, बताओ डी के अपोजिट कौन होगा। तो इसका मतलब डी के अपोजिट क्या आएगा, सी। भाई सी और डी अपोजिट होंगे ना, क्योंकि रूल फर्स्ट क्या कहता है, अगर दो फेस कॉमन हैं तो जो तीसरा फेस होते हैं वो क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे के। तो सी के अपोजिट क्या आएगा, डी। तो इसका मतलब सी भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन में हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना था हमें, क्योंकि ए के जो हमारे पास में है ई की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। इसमें क्वेश्चन में ई की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, क्योंकि आप अगर मान लो लास्ट के दो लेते हो, फिगर्स लेते हो, तो यहाँ पे क्या है, ए कॉमन है। यहाँ पे क्या है, लास्ट के दो फिगर्स में क्या है अपने पास में, क्या कॉमन है, ए कॉमन है। ठीक है, लास्ट के दो फिगर्स में क्या है अपने पास में। ठीक है, तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए के अपोजिट क्या आ गया, ई। ठीक है, तो ऐसे हमें देखना पड़ेगा कि एग्जामिनर ने पूछा क्या है। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि हमें इनडायरेक्ट रूप से भी निकालनी पड़ती हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि अपोजिट टू 5। अब आप कहोगे सर डायग्राम में 5 तो है ही नहीं, तो कैसे बताएं 5 के अपोजिट। देखो आपने रूल क्या सीखे थे कि कॉमन जो नंबर्स होंगे, ठीक है, कॉमन जो नंबर्स होंगे उन कॉमन नंबर से क्या करना, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। ठीक है, आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। तो 6 से जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे तो 2 3, ठीक है, और यहाँ पे जब 6 से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे तो 4 और 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 के अपोजिट फेस में क्या आएगा, 2 के अपोजिट फेस में आएगा अपने पास में 4। ठीक है, और 3 के अपोजिट फेस में क्या आएगा आपके पास में 1। ठीक, अब 2 के अपोजिट फेस में 4 है और 3 के अपोजिट फेस में 1 है, तो इसका मतलब क्या है, 6 के अपोजिट फेस में क्या बच गया, 6 के अपोजिट फेस में ऑटोमेटिकली क्या बच गया, 5। ठीक है, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो हमें कुछ डरने की चीज़ नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपको बेसिक रूल सिखाए हैं उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आपसे 2 फिगर्स दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि हेज के अपोजिट क्या होगा। देखो आप इस फिगर में, इसमें ये 1 है, ये ए है। इस फिगर में क्या है, ये 1 है, ए है। रूल 1 क्या कहता है, अगर 2 फेस कॉमन हो तो तीसरे फेस क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। तो इसका मतलब ट्रायंगल किसके अपोजिट हो जाएगी, हेज के। तो हेज के अपोजिट क्या आएगा, ट्रायंगल। ठीक है, समझ गए। ठीक, चलो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी आपको 2 फेसेस दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि आप बताओ क्या नंबर होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी कॉमन नंबर क्या है, यहाँ पे कॉमन नंबर है 5, यहाँ पे भी क्या है 5। तो फिर से आप बता सकते हो। पहले क्या करना पड़ेगा, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा। तो 5 6 4
ठीक है। और सेकंड फिगर से जब आप लिखोगे तो 5 3 1, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, 6 के अपोजिट क्या हो गया, 6 के अपोजिट हो गया 3, ठीक है। और 4 के अपोजिट क्या हो गया, 4 के अपोजिट हो गया 1, ठीक। तो इसका मतलब 5 के अपोजिट क्या बच गया अपने आप, बताओ भाई। 6 के अपोजिट क्या हो गया 3, 4 के अपोजिट क्या हो गया 1, तो 5 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट 2, ठीक है। तो आपसे किसी भी फेस के अपोजिट पूछा जाए अब आप इजीली बता सकते हो, ठीक है। तो डाइस में हम अगले टाइप को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के आगे ओपन डाइस, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने क्लोज डाइस को पढ़ा है, ठीक है। तो क्लोज डाइस में हमसे क्या पूछा जाता है कि अपोजिट फेस पूछा जा सकता है किसी के भी, या उसके नेबरिंग फेसेस पूछे जा सकते हैं। अपोजिट मतलब विपरीत फेस, आमने सामने वाले फेसेस, और नेबरिंग मतलब साथ साथ वाले फेसेस, ठीक है। तो हमने 3 रूल सीखे हैं और 3 रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। पहला रूल क्या है अपने पास में, फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर 2 फेस कॉमन हैं 2 डायग्राम्स में, ठीक है, तो जो तीसरा फेस होते हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे, ठीक। सेकंड रूल में क्या कहता है, अगर एक फेस कॉमन है तो हमें कॉमन फेस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना है, ठीक है, दोनों फिगर्स को, और उसको कंपेयर करके हम बता सकते हैं। और तीसरे फेस में भी क्या बताया गया है कि एक फेस कॉमन है लेकिन वो डिफरेंट फेस पे गिवन है, तो जहाँ से गिवन है वहीं से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिखेंगे और फिर कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अभी तक में कोई दिक्कत, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इतने में आपको, क्योंकि ज़्यादा कठिन कोई रूल है ही नहीं, इसके लिए हमें कोई नॉलेज नहीं चाहिए थी पहले की, ठीक है। तो हमने इजीली तरीके से देख ली इन चीज़ों को। अब देखते हैं कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि डाइस को खोल के देता है अपने पास में, क्योंकि भाई डाइस भी क्या है, डाइस एक बॉक्स ही तो है भाई, डाइस एक बॉक्स ही तो है, ठीक है। डाइस एक बॉक्स है, 3 डायमेंशनल बॉक्स है क्यूब की फॉर्म में, ठीक है। तो क्या करता है एग्जामिनर, इस बॉक्स को खोल के देता है, ठीक। ये मान लो टॉप है, ठीक है। जब इसको खोलेगा एग्जामिनर, जब इसको खोलता है तो क्या कर रहा है, यहाँ से आपने उसको क्या किया है, यहाँ से मान लो आप उसको कट कर देते हो, ठीक है। यहाँ से आपने उसको क्या किया है, कट किया, ठीक है। कट करके इस पूरे को खोल दिया, ठीक है। मैंने खोलने के बाद का फिगर आपको दिखाया कि सपोज ये फिगर बनेगा, ठीक। इसको फोल्ड करते हो तो आप देख भी सकते हो कि ये जो टॉप है, इस टॉप से ये जो हैं, ये लेफ्ट और राइट क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। और ये टॉप से साइड में जाएगा पीछे की तरफ बैक, ये फ्रंट, और ये बॉटम, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी अगर एग्जामिनर इस टाइप के बॉक्स को ओपन करके देता है तो आप एक चीज़ देखो, जो अपोजिट फेसेस होते हैं वो एक गैप के बाद आ रहे हैं। जैसे आपने यहाँ पता है ये टॉप है और ये बॉटम है, ठीक है। ये टॉप और बॉटम एक दूसरे के अपोजिट फेस हैं। तो एग्जामिनर ने जब खोल के दिया है तो आप ध्यान से देखो, टॉप और बॉटम एक के गैप के बाद आए हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो यहाँ डायग्राम में देखो राइट और लेफ्ट, ठीक है, एक का गैप आता है हमेशा। इस चीज़ को ध्यान रखना, जब भी आप बॉक्स को ओपन करके डाइस मिलेगी तो जो आमने सामने के फेस होते हैं, जो आमने सामने के अपोजिट फेस होते हैं, अपोजिट फेस जो होते हैं, अपोजिट फेस कैसे होते हैं, अपोजिट फेस के बीच में एक का गैप आ जाता है, ठीक है। आपको एक गैप लेके चलना है, ठीक है, ठीक है, एक फेस का गैप आ जाता है, ठीक। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। तो अब क्वेश्चंस को करेंगे, देखो क्वेश्चंस में समझते हैं इस चीज़ को। मान लेते हैं आपको ऐसा बॉक्स दिया है, ठीक है, ये डाइस को आपको ओपन करके ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे फिर पूछा गया है
कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो डाइस को रिप्रेजेंट करता है। अभी हमने देखा था कि जो डाइस के अपोजिट फेस होते हैं वो एक को छोड़ने के बाद में आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, प्लस के सामने क्या होगा, डिवाइड। भाई एक के गैप के बाद ही तो आया, तो ये गैप ले लिया हमने यहाँ से, ठीक है। तो प्लस के सामने क्या आ गया, डिवाइड, ठीक है। सेम अगर इसमें देखो तो ट्रायंगल के सामने क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। तो ट्रायंगल के सामने जीरो हो गया, ठीक है। और रेक्टेंगल के सामने क्या आ जाएगा, ट्रेपेजियम, ठीक है। भाई ये कोई शेप है रेक्टेंगल, आयत, उसके सामने ये क्या आ जाएगा, ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ऐसे हैं, हम बता सकते हैं कि एक के सामने अपोजिट फेसेस कैसे कैसे कैलकुलेट करोगे। जो भी हमें ओपन डाइस का फिगर दिया हुआ होगा उसमें एक के गैप के बाद में देखेंगे हम क्या आता है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, जब फर्स्ट डायग्राम को देखते हैं तो फर्स्ट डायग्राम, अब इसमें डाइस में देखो आप ये फिगर दिए हुए हैं, तो जब प्लस के सामने डिवाइड होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें सी डायग्राम की, तो सी डायग्राम में क्या दिया हुआ है, प्लस के साथ वाले फेस पे डिवाइड दिया हुआ है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्लस के सामने तो क्या आना चाहिए, डिवाइड आना चाहिए। और इस केस में ये दोनों क्या हैं, साथ साथ में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है, ठीक है। ये उस डाइस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक। अब सेकंड से देखते हैं, ट्रायंगल के सामने ओ होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, तो ट्रायंगल के सामने जीरो होना चाहिए। लेकिन बी जो है यहाँ पे देखो, ट्रायंगल के साथ वाले फेस पे उसने क्या दे दिया, उसको जीरो दे दिया है, तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में ये देखो आप, यहाँ पे रेक्टेंगल के सामने ट्रेपेजियम गिवन है, लेकिन डी ऑप्शन में क्या गिवन है, रेक्टेंगल और ट्रेपेजियम दोनों साथ साथ गिवन हैं। तो ये दोनों भी साथ साथ कभी भी नहीं आ सकते, जब अपोजिट फेस पे हैं तो दोनों साथ साथ तो कभी आ ही नहीं सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा, ए रिप्रेजेंट करेगा कि वो डाइस कैसी है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सही डाइस को, ठीक। तो ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक, ठीक है। तो ऐसे हम बता सकते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको किसी डाइस को ऐसे ओपन करके दिया हुआ है, अब आपसे पूछता है अपोजिट फेसेस पे बताओ क्या होंगे। तो आपको क्या बताया है कि जब भी आपसे अपोजिट फेस पूछे जाएं तो जो अल्टरनेट फेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट आते हैं। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ से, 4। भाई 2 के अपोजिट आप डायरेक्ट बता सकते हो, 4 हो जाएगा, ठीक है। और 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। 3 के अपोजिट 5, तो 1 ऑटोमेटिक क्या बच गया, 1 के अपोजिट 6। लेकिन अब बच्चे ये डाउट कर देते हैं कि सर आपने तो बोला था कि एक फेस को छोड़ के नेक्स्ट देख लेंगे, तो आपने इस क्वेश्चन में 1 के अपोजिट 3 क्यों नहीं लिखा। भाई 1 के अपोजिट 3 भी तो लिख सकते थे हम लोग। भाई आपने बोला कि एक ही तो फेस को छोड़ना है, तो एक हमने 2 छोड़ दिया, उसके बाद डायरेक्ट हम 3 लिख सकते हैं। बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप जब इसको कंप्लीट फोल्ड करोगे तो ये जो 3 है और ये जो 1 है दोनों एक दूसरे के नेबरिंग फेस बनेंगे, साथ साथ में आएंगे। तो आपको हमेशा क्या करना है, जब भी अपोजिट फेस निकालना हो तो एक स्ट्रेट लाइन में ही देखना है, ठीक है। यहाँ पे कॉर्नर आ गया है तो कॉर्नर का ध्यान रखना है, हमें ये चीज़ स्ट्रेट लाइन पाथ में ही फॉलो करनी है, ठीक है। इस चीज़ का क्वेश्चंस बनाते हुए ध्यान रखना है हमें इस चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में फिर क्या हो गया, 2 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 5, 1 का अपोजिट 6। तो इस चीज़ को क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे कि ऐसी कभी भी गलती नहीं करनी है हमें कि हम क्या करेंगे कि भाई सर ने बोला था एक अल्टरनेटिव छोड़ के, तो हमने ये छोड़ दिया और 1 के अपोजिट 3 लिख देंगे। नहीं, 1 के अपोजिट 3 को कभी नहीं लिखना है,
क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर आ गया है। इस चीज़ का ध्यान रखना, आप स्ट्रेट लाइन पाथ में ही ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, कुछ हम और क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आप अच्छे से समझोगे। ठीक है, नेक्स्ट मान लो ऐसे दिया हुआ है आपको डाइस ओपन करके, अब बताओ अपोजिट फेसेस कौन कौन से होंगे। तो आप स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करोगे ना, तो 1 के अपोजिट क्या आ गया 3। ठीक है, यहाँ से 4 के अपोजिट 6। तो इसका मतलब 2 के ऑटोमेटिक अपोजिट क्या बच गया आपके पास में 5। ठीक है, लेकिन फिर मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ जो नॉर्मली बच्चे गलती करते हैं कि सर आपसे मान लो पेपर में डायरेक्ट पूछता है 2 के अपोजिट बताओ क्या होगा। तो ऐसा नहीं है कि 2 के अपोजिट आप बोल दो कि 4 होगा। सर मैंने 3 को छोड़ दिया यहाँ से और उससे नेक्स्ट फेस क्या है 4 है, तो 4 आंसर आ जाएगा। बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपको जो ये कंडीशन है स्ट्रेट लाइन में ही लगानी है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में एक को छोड़ के अल्टरनेटिव नेक्स्ट पे आ जाना है, वो उसके अपोजिट होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्या है। ठीक है, अगर आपको डाइस को ऐसे ओपन करके दिया हुआ है, अब आपसे पूछता है, ठीक है, तो अब आप देखो कैसे करोगे। ये वाली लाइन है, ये लॉन्ग लाइन है। ठीक है, ऐसे इस डायरेक्शन में आप, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में आप क्या करोगे 1 के अपोजिट क्या हो गया आपका 3। ठीक है, और 2 के अपोजिट क्या हो गया 4। ठीक, तो इसका मतलब 5 के अपोजिट क्या हो गया ऑटोमेटिकली 6। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है, 5 के अपोजिट क्या हो गया फिर 6। ठीक है, यही बचा है। तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जो अपोजिट फेसेस होते हैं वो एक के गैप के बाद में ही आते हैं, और वो गैप कैसे होना चाहिए स्ट्रेट लाइन में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कॉर्नर आ जाए और फिर भी आप गैप को लगा रहे हो तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना हमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब ऐसे कैसे बताओगे आप 1 के अपोजिट क्या होगा। सर एक का गैप लिया हमने, 1 के अपोजिट क्या आ गया 3, 1 के अपोजिट हो गया 3। ठीक है, 2 के अपोजिट, सर 2 के अपोजिट अगर चलते हैं तो यहाँ कॉर्नर आ गया, ये 4 आ गया, ऐसे तो गलत हो जाएगा। तो 2 के अपोजिट हमसे अभी पूछता है तो अभी के लिए हम कह देंगे कि हमें नहीं पता 2 के अपोजिट क्या है, पहले हम देखेंगे 4 के अपोजिट 6 है, क्योंकि यहाँ तो स्ट्रेट लाइन में है, तो इसका मतलब 4 के अपोजिट क्या है 6 है। तो अब ऑटोमेटिकली क्या बच गया 2 के अपोजिट में 5। अब आप बता सकते हो कि 2 के अपोजिट में 5 है। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन को देख के जल्दबाजी नहीं करनी है कि 2 के अपोजिट पूछा है, 2 के अपोजिट आप लिख दो, एक का गैप है 4। ऐसे नहीं होता है कि यहाँ पे कॉर्नर आ गया, इस चीज़ का तो ध्यान रखो आप, यहाँ पे कॉर्नर है। ठीक है, आपको तो स्ट्रेट लाइन में बताना है, ऐसी छोटी छोटी गलतियां हमें बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या गिवन है, नेक्स्ट आपको इस शेप में गिवन है और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा व्यू डाइस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब हम तो अपने रूल पे रहेंगे, जो रूल हमने सीखे हैं। तो इसका मतलब 2 के अपोजिट क्या है 4 है। ठीक है, तो 2 के अपोजिट 4 है। ठीक, और 3 के अपोजिट क्या है 5 है। 3 के अपोजिट 5 है, तो इसका मतलब क्या हो गया 1 ऑटोमेटिकली अपोजिट आ जाएगा 6 के। ठीक है, 1 ऑटोमेटिक अपोजिट आ जाएगा 6 के। अब 1 और 6 क्या होंगे अपोजिट होंगे। तो अब आपसे पूछा गया है इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा व्यू उस डाइस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आपसे ये चीज़ पूछी गई है। ठीक, तो अब आप कैसे बताओगे, आपको पता है 2 और 4 जब भी अपोजिट हैं तो 2 और 4 एक दूसरे के साथ साथ के फेसिस पे नहीं आ सकते। तो यहाँ 2 और 4 साथ साथ के फेसिस पे गिवन है, तो इसलिए ये बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। अब इसमें देखो 1 और 6 साथ साथ दिए हुए हैं और 1 और 6 क्या है दोनों अपोजिट फेस में हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। ठीक है,
अब इसमें क्या गिवन है, 3 और 5 अपोजिट फेस पे हैं, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ना 3 और 5 अपोजिट फेस पे हमने कैलकुलेट किया है, लेकिन ये क्या कह रहा है, और 3 और 4 एक दूसरे के साथ साथ वाले फेस पे हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब अपना आंसर क्या है, डी ऑप्शन है, ठीक है, समझ गए। क्योंकि 2 और 3 साथ साथ आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2 के अपोजिट तो 4 है, ठीक है। 3 और 6 साथ साथ आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि 3 के अपोजिट 5 और 6 के अपोजिट 1 है। तो इसका मतलब ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एग्जामिनर चाहे आपसे वैसे पूछे अपोजिट फेसेस कौन से हैं, या ऐसे आपसे फिगर के फॉर्म में पूछे, तो आप इजीली बता सकते हो, ठीक है। तो हमने आज के सेशन में क्या क्या सीखा, आज के सेशन में हमने सीखा कि डाइस के टाइप क्या क्या होते हैं। डाइस के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा अपोजिट फेस का सम क्या होता है, 7 होता है। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस में हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। अब एग्जामिनर ने जो फिगर दिए हैं उनसे देख के कैसे बताएंगे ये डाइस स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। सर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे जो उसने फिगर्स दिए हुए हैं वहाँ पे उन फिगर्स में जो नंबर्स हैं उन नंबर्स का अगर सम 7 आ जाता है तो वो क्या है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। ऐसे हम पता करेंगे, ठीक। और उसके बाद में क्या सीखा हमने, उसके बाद में हमने 3 रूल सीखे, जिन रूल से हम बता सकते हैं कि अपोजिट फेस में क्या है। वो रूल क्या क्या हैं, पहला रूल ये कहता है कि अगर 2 नंबर कॉमन हैं, ठीक है, 2 डायग्राम्स गिवन है और 2 फेसेस पे नंबर कॉमन है, तो इसका मतलब तीसरा फेस एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड रूल क्या सीखा, अगर एक नंबर कॉमन है तो क्या करोगे, हम पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे, फिर उनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। और थर्ड रूल में भी क्या था कि एक नंबर कॉमन है लेकिन डिफरेंट फेस पे है, तो जहाँ से हम उस फेस का कॉमन नंबर है तो कंपेयरिंग करने के लिए वहीं से क्लॉकवाइज लिखेंगे और फिर उनको कंपेयर करेंगे, ठीक है। ऐसे हम अपोजिट फेसेस के नंबर निकालेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा, उसके बाद हमने सीखा है कि ओपन डाइस क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा कि ओपन डाइस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ओपन डाइस में क्या होता है कि ओपन डाइस में जो अपोजिट फेस होते हैं, जो अपोजिट फेस होते हैं वो कैसे सेट होते हैं, मान लेते हैं ये डायग्राम बनते हैं तो 1 और 3 अपोजिट फेस होंगे, ठीक है। ऐसे अल्टरनेट में जब अरेंजमेंट करोगे तो ये अपोजिट फेस अल्टरनेट में चले जाते हैं हमेशा के हमेशा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक। तो डाइस के बारे में इसके बाद में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, हमने सब रूल डिस्कस किए हैं, सब टाइप्स डिस्कस किए हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, कि सर हमें ये डाइस है या डाइस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है अगर आपसे नहीं बन रहा हो तो भी हमें लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में। ऐसे ही हम और भी रीजनिंग के वीडियोस अपलोड करेंगे, आप बताइए आपको किस टॉपिक पे रीजनिंग के किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। थैंक यू।